हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं जो हमारी घटना चक्र इतिहास की सीरीज चल रही है उसकी अगली वीडियो, यानी कि अगला टॉपिक है हमारा, यानी कि छठी सदी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा। इसको पहले मैं आपके लिए रिवीजन नोट्स कराऊंगा। इस रिवीजन नोट्स के बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको पूरा कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 यानी कि 16 महाजनपद कहा गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम हैं कौशल, काशी, मगध, अंग, बज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, कंबोज, अवंती, अस्सक यानी कि अस्मक तथा गांधार। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, किंतु इसमें कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। इसमें प्राप्त 16 महाजनपदों के नाम हैं अंग, बंग, मलय, अश्व, वत्स यानी कि वत्स, मगह, मगध, मालव यानी कि कोच्छ, लाढ़, मूली यानी कि मल्ल, कौशल, काशी, पाठे, समुत्तर, अवध एवं बज्जी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। क्या मालिनी प्राप्त होता है? बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। ये हैं चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती। दीघ निकाय के अनुसार चंपानगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। सूत्र निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। आगे देखते हैं, यानी कि महाजनपद, आधुनिक स्थल और उनकी राजधानी। ये टेबल दी गई है, इसको पहले देखते हैं हम। जैसे कि कुरु का आधुनिक क्षेत्र कौन कौन सा पड़ता है? अब मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। और इसकी राजधानी क्या थी कुरु की? इंद्रप्रस्थ। आगे पांचाल के अंतर्गत बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद। और पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र तथा कांपिल्य। अगला है सूरसेन के अंतर्गत आपके मथुरा के आसपास के क्षेत्र आते हैं वर्तमान में, और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। और आगे वत्स, यानी कि वत्स के अंतर्गत आपका प्रयागराज, यानी कि पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब प्रयागराज के नाम से, तथा बांदा के क्षेत्र आते हैं। और वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। आगे देखते हैं आपका कौशल के अंतर्गत आपका अवध का क्षेत्र यानी कि अयोध्या मंडल आता है, और कौशल की राजधानी थी साकेत तथा श्रावस्ती। अगला है आपका मल्ल के अंतर्गत देवरिया का क्षेत्र आता है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इसकी राजधानी थी मल्ल की कुशीनगर और पावा। अगला है काशी के अंतर्गत वाराणसी का क्षेत्र आता है वर्तमान में, और इसकी राजधानी थी काशी की वाराणसी। अगला है अंग के अंतर्गत आपके भागलपुर तथा मुंगेर का क्षेत्र आता है वर्तमान में, और इसकी राजधानी थी अंग की चंपा, बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे बढ़ता है आपका मगध, यानी कि मगध के अंतर्गत दक्षिणी बिहार, पटना व गया जिला आते हैं, और मगध की राजधानी बहुत ही महत्वपूर्ण गिरिव्रज तथा राजगृह है। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज अथवा राजगृह। अगला है आपका बज्जी के अंतर्गत मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा ये आते हैं, और बज्जी की राजधानी क्या थी? मिथिला, वैशाली व जनकपुरी। अगला है आपका चेदी के अंतर्गत बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है, और चेदी की राजधानी क्या थी? सोत्थिवती। अगला है आपका मत्स्य के अंतर्गत आपका जयपुर का क्षेत्र आता है,
और मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। अगला आपका अस्मक। अस्मक के अंतर्गत गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है और अस्मक की राजधानी थी पोतन या पोटिल। अगला है अवंती। अवंती के अंतर्गत आपका पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र आता है और इसकी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी तथा महिष्मती। अगला है आपका गांधार। गांधार के अंतर्गत पेशावर तथा रावलपिंडी यानी कि पाकिस्तान में पाकिस्तान में है, ठीक है। और गांधार की राजधानी क्या थी? ये आपकी तक्षशिला थी। अगला है कम्बोज। कम्बोज के अंतर्गत दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी और हजारा का क्षेत्र आता है और कम्बोज की राजधानी क्या थी? राजपुर या हाटक। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने ग्रीव्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। महाभारत के वन पर्व में राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अंततोगत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। प्रसेनजित के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलिये, पावा और कुशीनारा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजित 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। रामायणकालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। आगे देखते हैं, उत्खनन के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मल्ल महाजनपद स्थित था, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे, एक की राजधानी पावा यानी कि पडरौना तथा दूसरे की राजधानी क्या थी? कुशीनारा यानी कि कसया थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सूक्तिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में चेदी का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिड्डोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवासवदत्तम यानी कि स्वप्नवासवदत्तम में वर्णित किया है। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में स्थित था। महाभारतकालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। पांचाल महाजनपद आधुनिक रोहिलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिले से मिलकर बनता था। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिण पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत काण्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर एवं भरतपुर का एक भी भाग सम्मिलित था, यानी कि एक
भाग भी सम्मिलित था, यानी कि इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर एवं भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराट की स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस काल को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मैथोरा कहते थे। अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित था। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रघोत था। आगे देखते हैं। बिम्बिसार के समय में मगध के साथ प्रधोत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रधोत को पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिम्बिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा। बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में दो जनपद थे। ये जनपद थे गांधार और कंबोज। गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में स्थित था। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती तथा कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन कृषि वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में से 4 यानी कि कौशल, मगध, वत्स तथा अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये महाजनपद हैं काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन तथा चेदी। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग्ग और अलकप्प के बुले और केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलिये और कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदेह। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। और भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे। इनमें ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से बज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे ज्ञात होता है कि बज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। आगे देखते हैं। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिम्बिसार लगभग 544 से लेकर के 492 ईस्वी पूर्व था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में बिम्बिसार को श्रेणिक कहा गया था। महावंश के अनुसार बिम्बिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना था। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना यानी कि छलना के साथ विवाह किया, यानी कि शादी कर मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित की। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत अथवा उसके कुछ ग्राम प्राप्त हो गए। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेणु वन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। दीघ निकाय से ज्ञात होता है कि बिम्बिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहाँ की संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया। बिम्बिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है।
बिंबिसार की मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व के लगभग हो गई। बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुणिक अजातशत्रु लगभग 492 से लेकर के 460 ईस्वी पूर्व मगध का शासक हुआ। ये अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु तथा कौशल के शासक प्रसेनजित के बीच संधि हो गई। प्रसेनजित ने अपने पुत्री बाजरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया तथा पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई थी। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। शिशुनाग ने लगभग 412 से लेकर के 394 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बन गया। पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इस संगीति में बौद्ध संघ दो संप्रदायों स्थविर तथा महासंगिक में विभाजित हो गए। वाणभट्ट के हर्ष चरित्र से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईस्वी पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की वह निम्न वर्ण से संबंधित था। विभिन्न ग्रंथों में उसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराण में उसे महापदम, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार महापदम नंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित यानी कि नाई पिता तथा वैश्या माता का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उसे नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार इनके नाम हैं उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गौविषाणक और दशसिद्धक और कैवर्त तथा घनानंद। आगे देखते हैं, यानी कि बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल, यानी कि पहले वंश का नाम है, फिर राजा का नाम है, फिर उसका शासनकाल है। जैसे कि हर्यक वंश है, हर्यक वंश के राजा का नाम बिंबिसार था और उसका शासनकाल 544 से लेकर के 492 ईस्वी पूर्व तक रहा। और आगे 444 से 412 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु उदयन तथा उसके उत्तराधिकारी रहे। जैसे कि अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व और उदयन 460 से लेकर के 412 ईस्वी पूर्व। आगे शिशुनाग वंश के राजा शिशुनाग जो कि 412 से 394 ईस्वी पूर्व। अगला है आपका 412 से 344 ईस्वी पूर्व में काकवर्ण, यानी कि 394 से 366 ईस्वी पूर्व। काकवर्ण के पुत्र 10 पुत्र थे काकवर्ण के, 366 से 344 ईस्वी पूर्व। आगे नंद वंश था आपका, जैसे कि इसके राजा का नाम था महापदम नंद, जो कि उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था और इसका शासनकाल था 344 ईस्वी पूर्व, 344 से लेकर 321 ईस्वी पूर्व, 344 से 321 ईस्वी पूर्व तथा उसके 8 पुत्र। आगे देखते हैं,
महापद्म नंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि ग्रहण की। इसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं वे हैं इक्ष्वाकु, कलिंग, अस्मक, पांचाल, कासे, हेय, कुरु, मैथिल, सूरसेन, बीतिहोत्र। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष, अस्मक ने 25 वर्ष, पांचाल ने 27 वर्ष और काशी ने 24 वर्ष और हेय ने 28 वर्ष, कुरु ने 36 वर्ष, मैथिल ने 28 वर्ष, सूरसेन ने 23 वर्ष तथा बीतिहोत्र ने 20 वर्ष तक शासन किया। खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख से उसके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र कहा है। जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है। तमिल और सिंगली ग्रंथों से भी उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भचसाल यानी कि उसका सेनापति था। घनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर से घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। व्याकरणाचार्य यानी कि पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। उपवर्ष, बलरुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में ही हुआ। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्म नंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला था। धनानंद के जैन अमात्य सकटाल तथा स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन मतानुयायी होने की सूचना मिलती है। आगे देखते हैं। पुराणों के अनुसार बिंबिसार के से नंदोतन के राजाओं के शासन का, जैसे कि आपका अगर देखेंगे इसमें शिशुनाग, इसने 40 वर्ष तक शासन किया और आपका काकवर्ण ने 26 वर्ष तक, क्षेम धर्मन ने 36 वर्ष तक और क्षेमजित तथा छत्रोजस ने आपका 24 वर्ष तक, बिंबिसार ने 28 वर्ष तक, अजातशत्रु ने 27 वर्ष, दर्शक ने 24 वर्ष, उदयन ने 33 वर्ष, नंदीवर्धन ने 40 वर्ष और महानंदिन ने 43 वर्ष। महापद्म तथा उसके 8 पुत्र ने 100 वर्ष तक, कुछ विद्वानों के अनुसार 40 वर्ष भी। दोस्तों इस टॉपिक का जितना भी आपका रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। अब इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, तो चांदी के सिक्के थे। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इसका विश्लेषण है भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। कौशल अहिछत्र से संबंधित नहीं है। इसका विश्लेषण देखते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी साके तथा श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। शेष सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका सही आंसर अगर देखते हैं तो विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि प्रद्योत को मिलाएंगे हम किससे, अवंती से, और उदयन को किससे मिलाएंगे हम, वत्स से, और प्रसेनजित को किससे मिलाएंगे हम, कौशल से, और अजातशत्रु को किससे मिलाएंगे, मगध से। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका विश्लेषण, यानी कि प्रद्योत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजित, कौशल और अजातशत्रु, मगध। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य से, यानी कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। तो इसका सही आंसर विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि अवंती के। इसका विश्लेषण देखते हैं। चंड प्रद्योत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रद्योत का संबंध मैत्रीपूर्ण था।
एक बार प्रद्योत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो इसका सही आंसर पूछ रहा है आपका, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि कलिंग में। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कहता है कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? क्या उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो इसका अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि उसका प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका, इसलिए विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक। अवंती की दो राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, इसमें मैप दिया गया है इंडिया का। इसमें पूछ रहा है कि क्रम से ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन कौन से हैं, तो इसमें बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसको IAS प्री 1997 में पूछा जा चुका है। इसका विश्लेषण है, प्रश्नगत मानचित्र में ABCD से क्रम से मत्स्य, अवंती, वत्स तथा अंग महाजनपद दर्शाए गए हैं। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसको हम राजधानी उज्जैनी के नाम से जानते हैं तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती। आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। चंपा इसकी राजधानी थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित हैं, तो इसका सही आंसर देखते हैं। पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। इसका विश्लेषण देखते हैं पहले, यानी कि मध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में प्राप्त होता है। विराटनगर बैराठ राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था। इसका उल्लेख भी महाभारत एवं महाभाष्य में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प क्या? ए, उदयन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका विश्लेषण देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं, यानी कि प्राचीन पाटलिपुत्र आधुनिक पटना उत्तर में गंगा तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका विश्लेषण देखते हैं। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है। अतः दिए गए विकल्पों में चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उदयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उदयन
वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है, यानी कि उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि उज्जैन से। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासव दत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व था। वह हर्यक कुल से संबंध था। किससे संबंध था? हर्यक कुल से संबंध था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, मगध राज्य। क्या था? मगध। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल, अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंद्विता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध अंततः सफल रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, यानी कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखने से पहले हम इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण में कहा गया है कि बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 कपिल वस्तु के शाक्य, नंबर 2 सुमसुमारगिरी के भग्ग, और नंबर 3 अलकप के बुली, नंबर 4 केशपुत्र के कालाम, और नंबर 5 रामगाम के कोलिये, नंबर 6 कुशीनारा के मल्ल, नंबर 7 पावा के मल्ल, और नंबर 8 पिपली वन के मोरिये, नंबर 9 वैशाली के लिच्छवी, और नंबर 10 मिथिला की विदे और योधे। गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी योधे गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यानी कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, लिच्छवी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, वैशाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? यानी कि निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या विकल्प में दिया गया है? यानी कि चेटक लिच्छवी से संबंधित थी, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। आगे इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण क्या कहता है कि राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी बज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि अंगुत्तर निकाय में। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है। अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, यानी कि ए, बी और सी इनकी अष्टाध्यायी में उल्लिखित है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में कौन कौन से उल्लिखित हैं? यानी कि ए, बी और सी, यानी कि मगध, अश्मक और क्या, कंबोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका विश्लेषण देख लेते हैं पहले। यानी कि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण, यानी कि वैयाकरण किसको कहते हैं? जो व्याकरण का ज्ञाता होता है, ठीक है। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम क्या था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है। इनमें प्रमुख मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार, सूरसेन आदि। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों, षोडश महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या है? यानी कि इसमें 2 और 4, यानी कि क्या, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अहिछत्र में। तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियाँ थी, जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो इतिहास में आप कभी भी मात नहीं खा सकते हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में, ये मेरा दावा है। क्योंकि घटना चक्र की सीरीज यही कहती है कि एक बार मुझे पढ़ लीजिए, कभी भी दोबारा आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अंग थी। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। यानी कि दीघ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुत्तिमती राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए आप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि चेदी की थी। सुत्तिमती क्या थी? चेदी की थी। इसका विश्लेषण देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सुत्तिमती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो इसका सही आंसर बता दीजिए आप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि अस्सक। क्या? अस्सक। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन अथवा पोटली प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि क्या? राजस्थान में स्थित था। इसका विश्लेषण देख लेते हैं।
इसका विश्लेषण कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मगध की राजधानी कौन सी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि गिरिब्रज या राजगृह। क्या? गिरिब्रज या राजगृह। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण क्या कह रहा है? इसका विश्लेषण कह रहा है कि पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला शासक कौन था? पहला राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश था। कौन सा था? बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि राजगृह या गिरिब्रज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से क्या? एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। अब इसका क्या देखते हैं? विश्लेषण देख लेते हैं। यानी कि गिरिब्रज या राजगृह और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी, जबकि कौशाम्बी पर मत्स्य राज्य का शासन था। ठीक है, हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अर्धचंद्राकार। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यानी कि प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहित महित वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लीज़ आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो बड़े अच्छे तरीके से। आप कभी भी इतिहास में किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में गलत नहीं करके आ सकते हैं, ये मेरा दावा है। यानी कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अजातशत्रु। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यानी कि मगध का शासक अजातशत्रु 492 से लेकर के 460 ईस्वी पूर्व अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वह कौन था? तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अजातशत्रु। यानी कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वह कौन था? वह था आपका अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगण संघ को हराकर आत्मसात किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए आप। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि अजातशत्रु। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। दोस्तों, आपको विश्लेषण को बड़े अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि इस विश्लेषण में बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर छिपे होते हैं और एक ही क्वेश्चन से आपका पूरा की पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। विश्लेषण को ही बड़े ध्यान से पढ़ना होगा आपको। क्वेश्चन तो आप हर जगह से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन विश्लेषण एक जगह पर इकट्ठा नहीं मिलता है। वो केवल एक घटना चक्र की सीरीज ही उपलब्ध कराती है, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो इस विश्लेषण को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है आपको। अगर आप अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं तो घटना चक्र की पूरी सीरीज, यानी कि 8 सीरीज दी गई हैं इसकी हर विषय की, और उन सीरीजों को आप तैयार कर लो। आप कभी भी जीएस के अंदर
कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। आपको किसी टीचर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बार बार इस घटना चक्र का रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। इस क्वेश्चन का विश्लेषण क्या कहता है? इस क्वेश्चन का विश्लेषण कहता है कि वैशाली बज्जी संघ का प्रमुख गढ़ राज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं बज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवीगढ़ का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा 18 गढ़ राज्यों काशी कौशल के को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सब का विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। पाटली ग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वस्त्रकार को भेजकर बज्जी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। अंतर्गोतत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि शिशुनाग के शासनकाल में हुआ। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण क्या कहता है? इसका विश्लेषण कहता है कि पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि महापद्म नंद मगध में नंद वंश का संस्थापक था। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण कहता है कि मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक और अपरोपरशुराम, क्या बहुत लंबा नाम है, यानी कि सर्वछत्रांतक और अपरोपरशुराम कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मगध का कौन सा सम्राट अपरोपरशुराम के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, महापद्म नंद। आगे देखते हैं आगे इसमें क्या कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले कि वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो पहले इस क्वेश्चन का हम विश्लेषण देखेंगे, फिर इसके आंसर का पता लगाएंगे। तो इसका विश्लेषण कहता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजित ने अपनी पुत्री बाजरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई, शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई थी, तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उप राजा नियुक्त किया। अतः दिए गए विकल्पों में यह स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, मौर्य वंश ने। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कहता है कि मगध के नंदवंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंदवंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंदवंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग, कण्व, गुप्त आदि ने शासन किया। प्रश्नानुसार निकटतम सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि मौर्य राजवंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण क्या है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में प्राप्त किया गया है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? हर्यक वंश, उसके बाद आएगा नंद वंश, उसके बाद आएगा मौर्य वंश और उसके बाद क्या आएगा? शुंग वंश। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि हर्यक वंश का शासनकाल 544 ईस्वी पूर्व से लेकर के 412 ईस्वी पूर्व है, और नंद वंश का शासनकाल यानी कि 344 ईस्वी पूर्व से लेकर के 321 ईस्वी पूर्व है। अगर मौर्य वंश की बात करता हूँ तो इसके शासनकाल का टाइम पीरियड 321 ईस्वी पूर्व से लेकर के 184 ईस्वी पूर्व है। यहीं शुंग वंश के शासनकाल की बात करें तो 184 ईस्वी पूर्व से लेकर के 184 ईस्वी पूर्व से लेकर के 75 ईस्वी पूर्व है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में, मतलब कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए आप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, यानी कि बिंबिसार। तो इस क्वेश्चन का विश्लेषण क्या है? विश्लेषण कहता है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। यानी कि पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। और दूसरा कथन कह रहा है कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करता हूं तो विकल्प क्या है? बी सही है, यानी कि कथन ए और बी दोनों सही हैं। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन के विश्लेषण की बात करें तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी परिव्राजक घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान तथा यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस और जरथुस्ट्र तथा पाइथागोरस थे। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने तथा लगा, यानी कि यज्ञों में बहुत धन व्यय खर्चा होने लगा और पशु बलि को भी बहुत बढ़ावा दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यमुना नदी के तट पर। तो इसका विश्लेषण क्या कह रहा है? विश्लेषण कह रहा है कि कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर यानी कि स्थान है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात थी। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। यह 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद दिए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानियां दी गई हैं। अगर मैं कुरु की बात करता हूं तो कुरु की बात में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? कुरु का मिलान हो जाएगा आपका 1 4 से, यानी कि इंद्रप्रस्थ,
और बी का किससे हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका किससे, कौशाम्बी से, यानी कि पांचाल कौशाम्बी। और सी का हो जाएगा आपका साकेत से, यानी कि कौशल साकेत। और आपका डी किससे हो जाएगा, डी का हो जाएगा आपका किससे बता दीजिए आप, यानी कि सी का 1 से, डी का 2 से, यानी कि कौशाम्बी से किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका विश्लेषण, यानी कि क्या हो जाएगा, कुरु तो इंद्रप्रस्थ है, आपका पता होना चाहिए आपको, पांचाल छत्र, कौशल साकेत और वत्स कौशाम्बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट का से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, आपको देखो इसमें मत्स्य विराटनगर था, कुरु इंद्रप्रस्थ था, और सूरसेन मथुरा था, और अस्मक पोतन था। क्या था, पोतन। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए। तो इसका सही हो जाएगा सूरसेन कौशाम्बी से नहीं है, सूरसेन आपका मथुरा से है, ना कि कौशाम्बी से। जैसे कि कम्बोज तो राजपुर हाटक, और अस्मक पोतन या पोटिल, सूरसेन मथुरा, कौशल साकेत या श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये यूपी RO 2021 में पूछा जा चुका है, यानी कि इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 8 महाजनपद हैं 16 महाजनपदों में से, यानी कि आधे महाजनपद केवल उत्तर प्रदेश से है, लगा लीजिए अब। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान के 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इनके नाम इस प्रकार हैं, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए आप प्लीज़। इसको RAS या RTS प्री 2018 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। इसका विश्लेषण देखते हैं। प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वालों के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई है। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणिक देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ क्वेश्चन थे, PYQ थे, उनको पूरा करा दिया है आपके लिए। ठीक है, आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार की वीडियो लगातार आपके लिए लाता रहूँगा और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अगला टॉपिक है आपका यूनानी आक्रमण। अब ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी पूरा कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं पहले इस टॉपिक का रिवीजन नोट्स। इस टॉपिक से संबंधित पहले रिवीजन नोट्स देखते हैं, फिर इसके PYQ देखते हैं। यानी कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य ईरान में कुरुस अथवा साइरस द्वितीय 558 से 529 ईस्वी पूर्व के हकामनी साम्राज्य की 529 ईस्वी पूर्व ने हकामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। बेहिस्तून, पर्सिपोलिस तथा नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख द्वारा प्रथम 522 से 486 ईस्वी पूर्व के शासन काल का है। इनसे भारत पारसिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख उसके बेहिस्तून अभिलेख में हुआ है। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। टेसियस अर्तजरक्सीज यानी कि अर्तजरक्सीज का राजवैद्य था कौन, यानी कि टेसियस कौन था, टेसियस अर्तजरक्सीज का राजवैद्य था। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी अरामाइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक
तथा रजत मुद्रा सिगलोई कहलाती थी। ईरानी सिक्के सिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। आगे देखते हैं, महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। यानी कि महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों में तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। सिकंदर मैसिडोन का छत्रक फिलिप द्वितीय का पुत्र है, यानी कि सिकंदर मैसिडोन का छत्रक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हकामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईस्वी पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईस्वी पूर्व के सिकंदर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को वापस किया। यानी कि पाटल ने यूनान को प्रस्थान वापस किया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, जो उस समय पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थीं। आगे देखते हैं, यानी कि सिकंदर के आक्रमण के समय अशमक एक सीमांत गणराज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी? मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। पूर्व पौरस का राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, यानी कि सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। सिकंदर ने 2 नगरों यानी कि निकैया तथा बहुकेफला की स्थापना की। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार के पश्चात उसने स्वदेश लौटने का फैसला किया। 323 ईस्वी पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई। यानी कि 323 ईस्वी पूर्व के लगभग क्या हो जाता है? सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश निकैया, बहुकेफला, सिकंदरिया स्थापित हो गए। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। दोस्तों, जो यह टॉपिक था, इस टॉपिक का जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया। यानी कि यूनानी आक्रमण वाला जो टॉपिक है उसका रिवीजन नोट्स मैंने आपके लिए कराया है अभी। अब इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको देख लेते हैं और उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, प्लीज़ मैनेज कर लेना और लगातार प्रैक्टिस करते रहना। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, यानी कि UPPCS UPSC तक का लेवल यहाँ से कवर हो सकता है, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है, विश्लेषण है, यहाँ बहुत सारी गहरी चीज़ें छिपी हुई हैं और यहीं से क्वेश्चन बार बार उठ करके आ सकता है। प्लीज़ आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। तैयारी को मजबूत, तैयारी तो हर बंदा कर रहा है, लेकिन केवल किताब पढ़ने से तैयारी नहीं होती दोस्तों। आप मोटी मोटी किताब पढ़ लीजिए, आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप उनका इम्प्लीमेंट किसी क्वेश्चन के अंदर नहीं करेंगे। तो घटना चक्र की जो सीरीज है वह आपको यही बात बताती है कि आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। आप जितने अधिक PYQ की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी सब्जेक्ट पर उतनी ज़्यादा पकड़ बन जाएगी। इसलिए घटना चक्र की सीरीज को पढ़ने का यही एक फ़ायदा होता है। यहाँ आपको प्रैक्टिस यानी कि रिवीजन नोट्स के साथ प्रैक्टिस का भी कंटेंट बहुत अच्छी तरीके वाला मिल जाता है, बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नंद वंश का शासन था। इसका विश्लेषण देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था,
जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इस क्वेश्चन का विश्लेषण अभी हमने देखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप? इसका हो जाएगा विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा, धनानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है ए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया। और दूसरा कारण आर कहता है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए मुझे आप प्लीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। यानी कि ए तो सही है, यानी कि जो कथन ए है वो तो सही है, लेकिन उसका कारण आर है ना, वो बिल्कुल गलत है। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण कह रहा है कि हकामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईस्वी पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईस्वी पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ। इस प्रकार ए सही है, परंतु कारण आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि मशक। क्या हो जाएगा? मशक। इसका विश्लेषण देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय अस्मक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। पहला कथन कहता है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, और दूसरा कह रहा है कि उसकी फौज बेहतर थी। तीसरा कह रहा है कि उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, और चौथा कह रहा है कि वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो 3 विकल्प, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों बात सही है, लेकिन चौथा जो कथन है ना, चौथा कथन बिल्कुल गलत है। अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कहता है कि सिकंदर की भारत में सफलता के उपर्युक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निस्संदेह श्रेष्ठ थी। आम्बी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। अतः उपयुक्त विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि बहुत 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पुरु या पौरस। क्या? पुरु या पौरस। इसका विकल्प देखते हैं। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पौरस पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान कर दिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, डाईमेकस। क्या? डाईमेकस। इसका विश्लेषण देखते हैं। डाईमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाईमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। आगे देखते हैं दोस्तों। शायद लगता है कि इस टॉपिक के जितने भी PYQ है वो भी ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, कन्फर्म है कि शायद नहीं, कन्फर्म कहता हूँ कि इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन थे PYQ वो आपके पूरे हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा मौर्य साम्राज्य। ये टॉपिक कुछ ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इस टॉपिक को मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में पूरा करा दूँ,
प्लीज़ मैंने यहाँ तक जितनी भी वीडियो आपके लिए बना दी हैं इतिहास की, उनको आप देखें, नोट्स पढ़ें और पढ़ने के साथ प्रैक्टिस करते रहें। और इसके साथ लगातार इंडियन पॉलिटी की घटना चक्र की सीरीज भी मेरी चल रही है। आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं और उन पूरी वीडियो को आप देख लीजिए। आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहेगी, प्रैक्टिस भी होती रहेगी। लगातार मुझसे जुड़ते रहिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा प्राप्त कर सकें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ अगर आपके फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प होती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, अगली वीडियो के साथ, एक बेहतरीन क्वालिटी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।